जब बीबी की शहादत हुई तो उस वक्त आप कहाँ पे मौजूद थे? तो उनके साथ था उस वक्त जब सानिया कारसाज हुआ और बम धमाका हुआ, Exactly. सैकड़ों हमारे लोग शहीद हुए। बिलावल भुट्टो खुद एक नौजवान लीडर है अब हमारा, तो इसलिए यूथ हमारे साथ मैं समझता हूँ बहुत ज़्यादा है। एयरपोर्ट पे जाते ही पता चल जाता है कि यहाँ कानून के तहत ही चलना है। हाँ। और गवर्नमेंट यूई जो है ना, सारी रियासतें दुबई, अबू धाबी और सब, उन्होंने बड़ा इन चीज़ों पे काम किया। कई साल लगे उनको, ज़ाहिर एकदम तो नहीं हुआ। अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू डिस्कवर पाकिस्तान टीवी। मैं हूं आपकी मेज़बान रामीन महमूद। नाज़रीन, आज स्टूडियोज़ में मेरे साथ एक ऐसी शख्सियत मौजूद हैं जो कि ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ की एक मजबूत आवाज़ है, उनके हकूक़ के लिए काम भी कर रही हैं। और अगर मैं सियासत की बात करूं तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के नज़रिए को लेकर चल रही हैं। जी हाँ, मैं बात कर रही हूं मियां मुनीर हांस की, जो कि एक सीनियर रहनुमा हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के और प्रेसिडेंट गल्फ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी हैं करंटली। उसके अलावा ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ के जो फोरम हैं उसको भी लीड करते हैं, बहुत सारा काम उनके हकूक़ के लिए करते हैं। उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू डिस्कवर पाकिस्तान टीवी। कैसे हैं आप? बिल्कुल ठीक जी, अल्हम्दुलिल्लाह। मुझे ये बताइएगा कि बहुत सारे लोग कतराते हैं सियासत में आने के लिए। आपने अपनी सारी ज़िंदगी सियासत के लिए वक्फ कर दी और फिर एक पार्टी के साथ आप मुंसलिक रहे, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के साथ। जी, सियासत में शमूलियत इख्तियार करने की बेसिक वजह क्या थी? असल में इत्तेफाक ऐसा है कि जब मैं सियासत में आया तो मुझे खुद पता ही नहीं था कि होता क्या है। एक भुट्टो साहब को बचपन में जो हमने देखा, 77 में, अभी मैं 7-8 साल का था, तो वो नारे उनके लगाने, और जब थोड़ा सा शऊर आया और स्कूल में, कॉलेज में, तो फिर पता चला, तो फिर उसी को ही लेके आगे बढ़ते गए पीएसएफ और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के साथ। और फिर मैं जब दुबई चला गया तो इत्तेफाक से कुछ साल उधर जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के लिए मैं काम करता रहा अपने बिज़नेस के अलावा, तो इत्तेफाक ये हुआ कि मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो जो है वो दुबई करीब रहे उनके। वो दुबई जब आ गई को 8.5-9 साल रहे, तो मैं उन लोगों में था जो शुरू में उनको 2-3 लोग मिले, उनमें मैं भी था। तो फिर उनसे एक रिश्ता जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का एक भाइयों वाला बना, तो वो कंटिन्यू। शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो की जब मैं बात करती हूँ तो उनके साथ आपकी ऑफ कोर्स आपने बहुत टाइम गुजारा, आपकी बहुत सारी मेमोरीज भी होंगी। जी, तो बताइएगा बीबी की क्या आदत थी, किस तरह का उनका लाइफस्टाइल था, और स्पेसिफिकली अगर मैं बात करूँ तो कोई मेमोरी हमारे साथ शेयर करें जो आपको याद आती हो बहुत ज़्यादा। जी, देखिए, एक तो मोहतरमा जब दुबई आई तो अभी क्योंकि तीनों बच्चे बहुत छोटी उनकी एज थी, तो वो इनको टाइम देती थी पूरा, जैसे कि एक नॉर्मल जो माँ देती हैं, ऐसे ही वो भी इनको टाइम देती थी। जरदारी साहब क्योंकि जेल में थे उस वक्त, और ये कोई 6.5-7 सालों के बाद दुबई गए जब रहा हुए, तो उस टाइम तक बीबी खुद बच्चों को देखती थी। बीबी हर हफ्ते शायद कोई भी ऐसा वीक नहीं जब कुरान खानी ना करवाती हों, कभी सिर्फ ख़वातीन को बुला के और कभी मिक्स, और ये तीनों बच्चे उनके साथ बैठते थे। इनकी जो तरबियत थी वो समझे वहाँ से उनको एक इस्लामी नॉलेज भी मिल रहा था और बाकी चीज़ें भी। और जैसे जैसे ये बड़े हुए, जब मोहतरमा के जितने हम लोग इवेंट ऑर्गेनाइज़ करते थे मुख्तलिफ़ हवालों से, तो ये तीनों बच्चों को साथ लेके आती थी। और बेशुमार हमारे ऐसे इवेंट है जिसमें बिलावल भुट्टो या बख्तावर भुट्टो, आसफ़ा भी बिल्कुल छोटे थे, तो ये केक काट रहे हैं या बीबी के साथ बैठे हैं। तो मैं समझता हूँ कि ये उनकी तरबियत का हिस्सा था। मेरे लिए जो ये बड़ी एजाज़ की बात थी कि क्योंकि वो दुबई आई, हम तो एक आम कारकुन थे पार्टी के, लेकिन जब वो आई तो उनसे एक जो रिश्ता बना, मुझे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी यूई का प्रेसिडेंट बना दिया गया, और उस हवाले से मेरी बहुत ज़्यादा चीज़ें मुझे करनी होती थी। लेकिन सबसे मैं 2-3 आपको अहम वाक़या ज़रूर शेयर करूँगा कि जब उन्होंने 8.5 साल बाद पाकिस्तान आना था, तो उन्होंने डेट अनाउंस करनी थी, तो उसमें जो 6 लोग उनके साथ उस दिन थे, 3 पाकिस्तान से गए हुए थे, 3 हम दुबई से थे, और कोई 6-7 घंटे हम बीबी के साथ रहे। हमारे सामने बेशुमार कॉल आती रही कि आप अभी नहीं आए, लेकिन उनका एक ही था कि मैंने अब डेट जो अनाउंस करनी इंशाल्लाह आज, और उस पर मैंने पाकिस्तान जाना है। फिर एक बड़े यादगार जो वाक़या हुआ कि
बीबी क्योंकि रही तो दुबई, लेकिन तय ये था कि उन्होंने लंदन से जाना है पाकिस्तान। तो वो कुछ दिन पहले लंदन चली जाएंगी और फिर वो पाकिस्तान जाएंगी वहाँ से। तो हम लोग ईद का दिन था, कुछ 40-50 लोग उनके साथ बैठे थे घर में। तो मैंने उनको कहा, बीबी आप इतनी देर यहाँ पर रही हैं, तो दुबई वैसे भी पाकिस्तान के बड़ा करीब है, तो आप लंदन से क्यों जा रही हैं, आपको यहाँ से जाना चाहिए था। अच्छा, मुझे नहीं पता था इस बात पे अमल हो रहा है या मुझे उस टाइम उसका कोई बात करने की बस ऐसे ही ख्याल आया, तो मैंने कहा। तो बीबी ने कहा कि अभी मखदूम साहब आ रहे हैं, मखदूम अमीन फ़हीम, तो उनसे मशवरा करती हूँ, आपने बड़ी अच्छी बात की है, तो इसमें भी देखते हैं कैसे ये मुमकिन है। तो अभी मैं घर से निकल के रास्ते में ही था, तो मुझे कॉल आई कि आप वापस आए। तो वो सारे डिस्कशन के बाद मुझे वो ज़िम्मेदारी दी गई, जो एयरपोर्ट, सिक्योरिटी दुबई से और मीडिया जो दुनिया भर से आना है और कैसे लोगों को अब अपने साथ लेके जाना है, तो सारी मेरी वो जिम्मेदारी लगी। और उसमें उन्होंने रहमान मलिक साहब जो हैं उनको मेरे साथ लगाया कि ये आपको असिस्ट करेंगे। तो वो मुझे मौका मिला। दुबई के अंदर ये पहला वाक़या था। एक तो वो आने से पहले प्रेसिडेंट यूई जो थे और प्राइम मिनिस्टर यूई, उन दोनों को बच्चों समेत जाके मिली, उनका शुक्रिया अदा किया। जब आपने भी बताया कि जब उन्होंने आना था यहाँ पे, तो बहुत सारे लोगों ने उन्हें मना भी किया। हम भी जब तारीख देखते हैं तो उसमें यही पढ़ते हैं कि बहुत ज़्यादा लोगों ने कहा कि आप अभी ना आएँ, आपको ख़तरात हैं, बट शी वॉज कंसिस्टेंट कि उनको वापस आना है जी। क्योंकि उसके बाद जो एक सान्या हुआ वो सबके लिए बड़ा। तो किस तरह जो है वो इस चीज़ को वो देखती थी, और फिर उन्हें बिलावल को मुंतखब किया कि आने मेरे बाद बिलावल। तो बिलावल में ऐसी कौन सी क्वालिटीज़ देखती थी वो, और आज आपको क्या लगता है कि बिलावल जो हैं, जिस तरह बीबी उनको देखती थी कि कल को इस तरह के, क्या वो उस तरह है या नहीं? देखिए, एक तो बीबी क्योंकि पहले बच्चे छोटे थे, जरदारी साहब जेल में थे और यहाँ पर हालात बहुत ज़्यादा ख़राब थे। जैसे जैसे बच्चे थोड़े बड़े हुए, जरदारी साहब भी आ गए, तो उन्होंने फ़ैसला किया कि अब मुझे वापस जाना है हर हाल में। तो मैं समझता हूँ कि ये बड़ी उनकी बहादुरी, जुर्रत आप कहें, कि उनको बहुत ज़्यादा कहा गया और बड़े सख्त धमकियाँ आप कह लें देने की हद तक कि आप नहीं आए, आपकी जान को ख़तरा है, लेकिन उन्होंने फ़ैसला किया। फिर वो आई। मैं क्योंकि उनके साथ था उस वक्त जब सान्या कारसाज हुआ और बम धमाका हुआ, सैकड़ों हमारे लोग शहीद हुए, ज़ख्मी हुए। तो इसके बावजूद उन्होंने हिम्मत नहीं हारी और वो कंटिन्यू, आपने देखा कि कई महीने जो है वो फिर लाहौर आई और पाकिस्तान के मुख्तलिफ शहरों में जाती रही और आखिरकार उनको जब शहीद कर दिया गया पिंडी में। बिलावल भुट्टो की जहाँ तक आपने बात की है, वो देखें, ये तो पता नहीं था कि इस तरह का वाक़या सान्या एकदम हो जाना है, लेकिन उसकी तरबियत उन्होंने पहले से शुरू की हुई थी कि ये मेरे बाद है ना। और इस मौके पर मैं ये ज़रूर कहना चाहूँगा कि प्रेसिडेंट जरदारी साहब जो हैं, उन्होंने हालात जब इतने ख़िलाफ़ थे, बीबी की शहादत के बाद पार्टी को इकट्ठे रखा। ये उनका बहुत बड़ा रोल था। जब तक बिलावल भुट्टो की एजुकेशन कंप्लीट नहीं हुई, चेयरमैन तो वही था, लेकिन जब एजुकेशन कंप्लीट हुई, आपने देखा वो आया और जो बीबी ने उसके लिए सोचा था वो उसने साबित किया। जब पार्टी में भी और पीडीएम की जो गवर्नमेंट 15-16 महीने वो एज ए वज़ीर ख़ारजा जो उसने काम किया, पाकिस्तान का एक इमेज जो है बड़ा उसने बेहतर दुनिया में पेश किया। हालात चेंज हुए और उसके बाद जब अभी आपने देखा कि जंग के बाद जो बिलावल भुट्टो की क़यादत में एक डेलीगेशन गया, उधर इंडिया का डेलीगेशन था, उधर बिलावल, दुनिया भर ने माना और उसने दुनिया को मनवाया कि ये पाकिस्तान है, ये एक रिस्पेक्ट से और हर तरीके से एक अमन चाहता है, लेकिन कोई ऐसा नहीं है कि कोई हमें आके तो इस तरह करे तो हम खामोश रहेंगे। हम भी एक एटमी पावर है और ये भुट्टो साहब का दिया हुआ जो मैं समझता हूँ एटमी कुव्वत जो शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने बनाया और मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो ने जो मिसाइल टेक्नोलॉजी लाई, तो वही आज समझे उसी के रिज़ल्ट हैं जो आज हम देख रहे हैं। जब बीबी की शहादत हुई तो उस वक्त आप कहाँ पे मौजूद थे? जी, मैं जब सान्या कारसाज था उस टाइम तो मैं उनके साथ था, लेकिन जब लियाकत बाग वाला वाक़या हुआ तो मैं उस टाइम दुबई था। मैं कुछ दिनों के लिए गया और नेक्स्ट डे मैंने आना था। मैं अगर यूएई की बात करूं सियासी लिहाज से, तो वहाँ पर लोगों के अंदर जो एक पाकिस्तान, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि वो तमाम लोग जो पाकिस्तान से बाहर हैं वो पाकिस्तान के सफ़ीर हैं,
और वो पाकिस्तान की सियासत में अच्छा खासा इंटरेस्ट भी लेते हैं। तो बाहर यूएई का नौजवान जो है वो कितना पीपल्स पार्टी के साथ स्पेसिफिकली अगर बात करूँ, और फिर आप लोग जो काम कर रहे हैं उसमें कौन से ऐसे इनिशिएटिव्स हैं जो लिए जा रहे हैं वहाँ के जवानों के लिए या वहाँ की आवाम के लिए, ओवरसीज़ को जो प्रॉब्लम्स हैं उनके लिए? पीपल्स पार्टी क्योंकि शुरू से थी, और अच्छी बात ये थी कि भुट्टो साहब के सब जो गल्फ़ ममालिक के रूलर्स थे, स्पेशली मैं यूएई की बात करूँ, शेख ज़ायद बिन सुल्तान अल नहयान, उनसे बहुत उनकी करीबी दोस्ती थी। और यूएई को इकट्ठा करने में उस टाइम यूएई 7 रियासतें होती थी, ये भुट्टो साहब का बड़ा रोल था शेख ज़ायद के साथ मिलके। तो उन्होंने यूनाइटेड अरब एमिरेट्स जो बना, तो वही दोस्ती थी जिस वजह से हमें कुछ सहूलतें थी, क्योंकि वहाँ पर हमें अल्हम्दुलिल्लाह मैं ये कह सकता हूँ गल्फ़ कंट्री में बहुत सारी चीज़ें हैं, वहाँ का कवानीन का एहतराम करते हुए हम सियासत करते हैं। और यूथ क्योंकि बिलावल भुट्टो खुद एक नौजवान लीडर है अब हमारा, तो इसलिए यूथ हमारे साथ मैं समझता हूँ बहुत ज़्यादा है। अच्छा, मुझे ये बताएगा कि वहाँ पे आज पाकिस्तानियों को सबसे बड़ा चैलेंज क्या है, ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ को, गल्फ़ की अगर मैं बात करूँ? देखिए गल्फ़ में क्योंकि हमारे अपने कुछ प्रॉब्लम रहे कि जो लोग हमारे जाते हैं वो वापस नहीं आते, मसलन विज़िट पे जाते हैं, नौजवान चले जाते हैं, यंग लड़कियां लड़के वो विज़िट तो ले लेते हैं, किसी तरह टिकट लेते हैं, चले जाते हैं। अब वो उधर जाके उनको जब तक जॉब नहीं मिलती, तो या तो वो स्किल्ड लोग जो जाते हैं उनको तो फ़ायदा होता है, वो जाते ही उनको काम मिल जाता है, लेकिन बाकी थोड़ा टाइम लगता है। वो फिर उनके पास वसाइल नहीं होते, कुछ मांगना शुरू हो गया है, सड़कों पे गाड़ियाँ आपने खड़ी की है, तो वो पता है ये मांगने वाले नहीं है, एक यंग लड़का है पढ़ा लिखा, तो वो मजबूरी में ये करते। इस वजह से थोड़ी चीज़ें पैदा हुई और ये सारी गल्फ़ ममालिक के साथ हुआ, तो उस वजह से थोड़े इशू हुए, उन्होंने वीज़ों पे सख्ती की। दूसरा एक चीज़ और है, वो हमें समझनी चाहिए कि जो यूएई है वो चाहता है कि दुनिया भर के लोग वहाँ पर आएँ। अगर मेरी कंपनी है तो उसमें सिर्फ पाकिस्तानी ना हो, तो उन्होंने एक कैटेगरी कर दी है ABC कि अगर आप मिक्स लोग रखें तो आपको बेनिफिट है, आप सबको बुलाएंगे। लेकिन अगर आप किसी भी मुल्क के हैं तो आप एक ही मुल्क के लोगों को एम्प्लॉयमेंट अपने पास देंगे, तो वो आपकी कंपनी की जो वैल्यू कम होगी। तो वो चाहते ही है कि सब हो। हम पाकिस्तानी जो हैं इस टाइम हम कभी कई साल हम 15 लाख 16 लाख वहाँ रहे हैं, लेकिन अब हम 2.2 मिलियन से ज़्यादा हैं वहाँ पर, 22,60,000 ये 2-3 महीने पहले की फिगर है। तो हम लोग भी पहले से ज़्यादा है, लेकिन वीज़े क्योंकि वो कोई नए कानून साजी हो रही है, उस वजह से मुश्किलात अभी हैं। इंशाल्लाह मैं समझता हूँ कि ये मौजूदा जो गवर्नमेंट है। क्या वजूहात है, अभी आपने वीज़ा की बात की, कुछ इश्यूज़ हैं, आपने इश्यूज़ डिस्कस भी किए, क्या पाकिस्तानीज़ का रवैया अभी जिस तरह आपने डिस्कस किया उस वजह से वीज़ाज़ में कोई प्रॉब्लम है, या फिर जिस तरह अभी अपने पिछले दिनों देखा कि बहुत सख्ती हो रही थी वीज़ा अप्रूवल्स के अंदर और वो सारा, तो उसके लिए किस तरह जो है वो उसको बेटर किया जा सकता है और ये प्रॉब्लम्स हमें क्यों आते हैं? अभी देखिए, एक तो जो बड़ी अच्छी चीज़ हुई है इसमें मैं समझता हूँ कि ये जो हमारा वज़ीर दाखिला है इसने बड़ा काम किया कि जितने डिप्लोमेट हैं जो पासपोर्ट उनको बगैर ऑन अराइवल वीज़ा कर दिया गया यूएई का सबको, और उसके बाद जो आम लोग हैं इनको भी अब, पहले तो एकदम हो गए थे, बंद हो गए थे वीज़े, अब वो नहीं है, अब तकरीबन 60-70% लोगों को वीज़े मिलते हैं। अच्छा, जब हम लॉ एंड ऑर्डर की बात करते हैं हम देखते हैं कि पाकिस्तान में वही लोग जो पमाल कर रहे होते हैं लॉ एंड ऑर्डर को, उसको नहीं मान रहे होते, उसकी पासदारी नहीं कर रहे होते हैं। एट द सेम टाइम जब वो इस तरह की कंट्रीज़ में लैंड करते हैं यूएई वगैरह में, तो वहाँ पे लॉ एंड ऑर्डर बड़ा मानते हैं। तो ये क्या कोई मैजिक होता है या क्या सख्तियाँ हैं? उनको एयरपोर्ट पे जाते ही पता चल जाता है कि यहाँ कानून के तहत ही चलना है। हाँ। और गवर्नमेंट यूएई जो है ना, सारी रियासतें दुबई, अबू धाबी और सब, उन्होंने बड़ा इन चीज़ों पे काम किया, कई साल लगे उनको, ज़ाहिर एकदम तो नहीं हुआ। टूरिज़्म को किस तरह से यूएई कितना इम्पोर्टेंस देती है वहाँ की जो गवर्नमेंट है? दूसरा, पाकिस्तान में टूरिज़्म के प्रमोशन के लिए हम क्या इक़दामात कर सकते हैं? एक तो यूएई की जो मैं पहले बात करूं कि वहाँ पर टूरिज़्म के लिए उन्होंने बड़ा काम किया, कई साल लगे उनको, बहुत सारी ऐसी उन्होंने चीज़ें बनाई जो बंदा आने से पहले ही सर्च करते हैं कि हमने ये 20 चीज़ें तो लाजमी देखनी हैं। तो उनको सहूलतें बहुत मिलती हैं, वो
टूरिस्ट जो है सिक्योर फील करता है। और 24 आवर जो है आप यूएई में कहीं भी हों, कोई आपको ये सोच नहीं सकते कि आप बैग कहीं रोड पे भी भूल जाएं तो कोई इसको उठाएगा, यानी या मोबाइल फ़ोन सेफ्टी आपका बहुत चोरी नहीं हो ज़्यादा जाएगा। ये चीज़ों पे उन्होंने काम किया है। तो टूरिस्ट यही चीज़ें चाहता है कि हम किस तरह अच्छे माहौल में रह के अपनी लाइफ को एंजॉय करें। पाकिस्तान की जो बात है, बहुत लोग अभी आते हैं पाकिस्तान में भी, स्पेशली हमारे जो नॉर्दर्न एरियाज़ हैं। और मैं ख़ुद पिछले कोई 4-5 महीने पहले ओमान का एक डेलीगेशन लेके आया, यूएई का भी डेलीगेशन लेके आया, इस्लामाबाद और डिस्कवर पाकिस्तान में भी उनको लेके आए। अच्छा, मुझे ये बताइएगा कि यूएई में पाकिस्तानीज़ कितने वेल एस्टैब्लिश्ड हैं, और अगर कोई यूएई जाना चाहता है तो किन एरियाज़ में भी स्पेस है कि नौजवान सोच सकते हैं कि हम वहाँ जाके बिज़नेस स्टार्ट करें, क्योंकि आप खुद एक बिज़नेसमैन हैं, या फिर जॉब हंट करें? यूएई में हमारे जो लेबर है वो भी 50% आप लगा लें, लेकिन बहुत ज़्यादा लोग जो बहुत इस्टेब्लिश है वहाँ पर यूएई के अंदर रहते हैं पाकिस्तानी। और बड़ी बड़ी कंपनियां जो पाकिस्तानियों की, आप गोल्ड में देखें पाकिस्तानी टॉप पे हैं, आप ट्रांसपोर्ट में देखें टॉप पे हैं, प्रॉपर्टी में, रियल एस्टेट में टॉप पे पाकिस्तानी पहले नंबर पे है। और बेशुमार चीज़ों में, बैंकों में कभी पाकिस्तानी नंबर 1 होते थे, सबसे ज़्यादा बैंकों में पाकिस्तानी होते थे। अच्छा, मैं अगर आपकी पर्सनल लाइफ की बात करूं, आप बिज़नेस क्या करते हैं और उसको किस तरह डेवलप किया और अभी किस तरह लेके चल रहे हैं? देखिए, मैं भी ऐसे ही जैसे आम लोग जाते हैं तो भाई इसी तरह ही गया। अल्लाह का करम हुआ, मेरे एक दोस्त अहबाब थे, मैंने जब बिज़नेस स्टार्ट किया तो कितनी उसमें उम्र में आप दुबई गए थे? मैं तकरीबन कोई 22-23 में, क्वाइट तो यंग। अब 30+ मुझे हो गए हैं ईयर जो वहाँ पर। अच्छा। तो आप ये देख लें कि मैंने बहुत सारे काम शुरू में किए, चेंज भी किए, लेकिन जो 2-3 काम हमने कंटिन्यू रखे, उनमें एक रेंटे कार कोई 15-20 साल चला, और प्रॉपर्टी का शुरू से किया, और साथ में हम एग्जीबिशन करवाते हैं। तो रियल एस्टेट और एग्जीबिशन ये कंटिन्यू हमारे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला इसमें बरकत डालता है और कामयाबियाँ दे रहा है। अच्छा, लास्टली चूँकि सियासत से भी आपका ताल्लुक़ है, जी। मुझे ये बताइएगा कि ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ के लिए कोई ऐसा पोर्टल जिससे वो अपना वोट कास्ट कर सकें, यूएई के लोग जो है, चूँकि उनका पूरा राइट है कि वो अपने पसंद का जो भी एक लीडर है उसको मुंतखब करें, जो उनकी आवाज़ भी हो, तो उसके लिए क्या काम हो रहा है और आपको क्या लगता है कि इस तरह होना चाहिए? जी, इसमें मैं क्योंकि ओपीएफ में भी रहा हूँ एज ए मेंबर बोर्ड ऑफ गवर्नर्स का, उस वक्त हमने 12-13 में इस पे काम किया और सारी चीज़ें तय हो गई थी कि आइंदा ओवरसीज़ पाकिस्तानी वोट डालेंगे। ये जो कहते हैं ना गल्फ़ में वोटिंग नहीं हो सकती, ये गलत चीज़ें हैं। परमिशन ले के आप उनके कवानीन के अंदर रहते हुए, एम्बेसी, हमारे स्कूल हैं बहुत सारे, वहाँ पर वोटिंग भी हो सकती है, ठीक है। सब कुछ हो सकता है। यानी आपने वो टाइम टेबल कितने दिन में करना है, क्या है, वो परमिशन लेनी होती है, वो देते हैं। तो लिहाजा ओवरसीज़ पाकिस्तानियों का इशू ये है कि उनको उनके नुमाइंदे नहीं आज तक मिले। चाहिए ये कि ओवरसीज़ पाकिस्तानी जो मुल्क की, मैं समझता हूँ, मईशत के लिए बड़ा रोल है जिनका, उनको असम्बलियों में नुमाइंदगी दी जाए, स्पेशली सेनेट और नेशनल असम्बली में, ताकि उनको पता हो कि ये हमारे नुमाइंदे हैं, तो इनसे हमने बात करनी है। तो जो पार्लियामेंट के अंदर भी आवाज़ उठाएँ, सेनेट में भी उठाएँ, और ओवरसीज़ के लिए जो हर बंदा समझे कि हमने इनसे बात करनी है। अभी खैर पहले से बहुत कोई बेहतरी आ रही है। पिछले दिनों जो ओवरसीज़ कन्वेंशन हुआ, जिसको चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ उस वक्त और प्राइम मिनिस्टर ने होस्ट किया 3 दिन, तो 1100 के करीब लोग आए बाहर से, और बड़ा अच्छा वो उसके, मैं समझता हूँ, कुछ चीज़ें बेहतर हुई। अभी फिर अप्रैल में हो रहा है। इश्यूज यूजुअली किस तरह के होते हैं जो लोग आपके पास लेके देखिए, बेशुमार जो इशू होते हैं, वो पहले जो सबसे ज़्यादा ज़मीनों के लोगों के होते थे, कब्जे हो जाते थे, इस तरह की चीज़ें। अब जो है ये बेहतर हो रही हैं कि जो 2 अदारे बने पंजाब में, ओवरसीज़ कमीशन पंजाब बना, और ऐसे ही जो है ओपीएफ जो ओवरऑल पाकिस्तान को देखता है। तो इससे बड़ा फ़र्क पड़ा है। अब उस तरह के नहीं है मामला, अब कब्जे
कम हो गया है। इस पाकिस्तानीज़ की बात करते हैं तो ऐसे लोग जो कि बाहर मौजूद हैं और फिर अपने जो मुल्क के लोग वहाँ बाहर ओवरसीज़ हैं उनके मसाइल को हल करने के लिए, सुनने के लिए और फिर उस पर काम करने के लिए मुतहर्रिक हैं। हम अब बात करें ओवरसीज़ कमीशन के हवाले से या फिर इस तरह के फ़ोरम्स और फिर स्पेसिफ़िकली नौजवान नस्ल का सियासत के साथ जो ताल्लुक़ है, जो उसका इंटरेस्ट है, उसको बरकरार रखने के लिए चूँकि ये वो तमाम चीज़ें हैं जो कनेक्टेड हैं और साथ ही साथ ये तमाम लोग जो कि पाकिस्तान से बाहर, ये तमाम पाकिस्तान के सफ़ीर हैं जो कि काम कर रहे हैं डिफरेंट डोमेन्स के अंदर, तो उनका ख़याल रखना बहुत ज़रूरी है। बहुत शुक्रिया आपका। और इस तरह के लोग जो कि इतने अरसे से बाहर बिज़नेस कम्युनिटी को भी देख रहे हों और साथ ही साथ जो है वो ओवरसीज़ पाकिस्तान के राइट्स के लिए भी काम कर रहे हो, तो हमें इस तरह के लोगों की बहुत ज़रूरत है। एंड मियाँ मुनीर साहब इज़ वन ऑफ देम। इसी के साथ मैं प्रोग्राम का इख्तिताम करती हूँ। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अपनी मेज़बान रामीन महमूद को दीजिए इजाज़त। अल्लाह ने के बाद।